ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक वीडियो सोल्यूशन, एक शानदार वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके, और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सोल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए क्यूआर कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 15 नंबर चैप्टर पे आ चुके हैं दोस्तों, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और अभी स्पेशली जो चैप्टर चल रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों दोस्तों? ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही वो चीज है जो आपको एक्चुअली किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चाहिए ही चाहिए। हमने कॉमन एरर्स कैसे ढूंढते हैं इसका एक थियरी पढ़ा, हमने कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस करे, अब हम कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। यूं कह दीजिए तो दोस्तों आप ये समझिए कि जब आप कॉमन एरर्स ढूंढ रहे होते हैं एग्जाम में, तब आप एक डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं। आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि उस सेंटेंस का एरर कौन से वाले पोर्शन में है। थोड़ा एडवांस वर्जन में चलें, आपको जासूस से एक बड़ी पदवी दे देते हैं, आपको एक डॉक्टर बना दिया है। आपको कहा है कि बॉस ये एक सेंटेंस है, इसका ये वाला पोर्शन कुछ गड़बड़ है, आप उसको सही कैसे करेंगे। तो अभी तक तो हमें सिर्फ एरर ढूंढना था, इस बार एरर दे रखा है, बस उसे करेक्शन करना है। तो इसे कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है। इंप्रूव का मतलब है ग्रामेटिकली करेक्ट करना है और बेटर हो सके तो बेटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक थ्योरी पार्ट तो वही है जो आपने किया, और यहाँ पे सिर्फ उसका एक्चुअल क्वेश्चन वाला पार्ट है। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते हुए सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। एक बार के लिए डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने रहेंगे। In the following questions, a sentence slash part of the sentence is printed in bold. You can see that we have done it for in blue for you all. Below are given alternatives to the bold sentence part of the sentence which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, your answer will be no improvement required, right? So these are the type जहां पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट के अंदर आपको एक पोर्शन बोल्ड या डिफरेंट कलर या अंडरलाइंड या इटैलिक्स या किसी तरह से डिफरेंट दे रखा होगा। आपको क्या करना है, उस इटैलिक्स वाले पार्ट में अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट लग रही है तो वो ऑप्शन में चेक कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि यार चलेगा तो फिर नो इंप्रूवमेंट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत हो रही है। You must accustom yourself with new ideas. Accustom यानी आदी बना लो, उसको ऐसा कुछ कर लो कि आप उसके आदी हो जाएं। आप उसको ऐसा समझिए कि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लें, यानी आप अपने को इतना फ्लेक्सिबल बना लो, उसके अनुरूप अपने को ढाल दो। That is accustom yourself. अब यहां तो सब कुछ ठीक है, मस्ट आया है, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये ऑप्शन तो गड़बड़ है।
अच्छा, ऑप्शन तो बाद में देखूं, पहले गलती है क्या नहीं वो तो देख लूं कम से कम। तो दोस्तों यहां आपको ये समझना रहेगा, अकस्टम के साथ टू का प्रयोग किया जाता है एज प्रीपोजिशन। क्या आप अभी तक कॉपी लेके नहीं बैठे हैं? दोस्तों बिना रजिस्टर के पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाता है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा रजिस्टर, एक अच्छा पेन उठाइए, और जो मैं बोलूंगा, क्योंकि आज काफी सारा यूं समझ लिए थियरी पार्ट सिखाना है मुझे। थियरी का एक पार्ट तो वैसे मैंने करवा दिया कंप्लीट, लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज वो आपको लिखवाने रहेंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अकस्टम शब्द के साथ मुझे टू चाहिए। आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं, राइट? सो यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जरा समझिए। ट्राई टू लोअर द अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट। अरे भैया, अपने डाइट खाना खाते ना मन, उस खाने के अंदर अपने फैट को कम करने की कोशिश करो। मोटापा कम करने की बात नहीं हो रही है, जो ये फैट एक इंग्रेडिएंट होता है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कैलोरीज जो आपकी बढ़ाते हैं, वो फैट जो है उसको कम करना है। तो फैट को कम करने के लिए दोस्तों कट का प्रयोग किया जाता है। ट्राई टू कट द अमाउंट ऑफ फैट, मतलब आपको अगर फैट्स अपने भोजन से कम करने हैं, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू कम करनी है, तो बॉस कट का यूज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वी सॉ वन टाइगर, हमने एक टाइगर को देखा। तो अब टाइगर को देखा और टाइगर हमारी तरफ आ रहा था। जहां तक हो सके हम जिरंड यानी आईएनजी वाले फॉर्म का यूज करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यानी अप्रोचिंग आएगा। अप्रोच्ड तो नहीं हो पाएगा। अप्रोच मतलब आ चुका है बॉस, फिर तो अपन खत्म हो जाएंगे। और अप्रोचिंग के साथ अपने आप टू इनबिल्ट है, आपको अलग से किसी प्रकार के प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा वी सॉ वन टाइगर अप्रोचिंग अस, वो हमारी तरफ आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो समझ लें। आई वुड ग्लैडली अकंपनी योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड मी। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल नहीं, थ्योरी सिखाता हूं। आप तो ये समझ लीजिए कंडीशनल का एक सेंटेंस लिख लीजिए, ये मल्टीपल टाइम्स आएगा। अच्छा, इस बार हमने ना एक थोड़ा सा मजाक, मतलब एक मजे का एलिमेंट डाला है। मैंने कुछ क्वेश्चन जो बुक में रिपीटेड हैं अलग अलग नंबर पे, ये क्वेश्चन नंबर 11 पे है, वापस 17 पे या और कोई नंबर पे आएगा। सो मैंने भी वो क्वेश्चन डबल लिए सो दैट आपको रिविजन मिल जाए, आपको पता चले यार पिछली बार क्या किया था, याद आ जाएगा। एक दो जगह किया, ज्यादा नहीं किया। चलिए, तो अब पहले तो मैं लिखवा रहा था नियम, आपको नियम क्या लिखना है दोस्तों, रूल क्या लिखना है। द रूल इज लाइक दैट, कंडीशनल सेंटेंस में जब आप इफ से शुरू कर रहे हैं, इफ वाले पोर्शन में हैड प्लस V3 लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, अब भी लिखो पहले। इफ वाले पोर्शन में हैड प्लस V3, दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव V3। वापस बोल रहा हूं, इफ वाले पोर्शन में हैड V3, दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव V3। उतना ही सिंपल है ये। इफ वाले पोर्शन में हैड V3, दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव V3, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। यानी कि यहां पे अगर आप समझें, इफ वाले पोर्शन में हैड V3 तो दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव V3। विल ग्लैडली गलत हो जाएगा, वुड हैव ग्लैडली अकंपनीड योर सिस्टर, मैंने आपकी सिस्टर को खुशी खुशी, ग्लैडली यानी खुशी खुशी, अकंपनी यानी साथ दिया होता, उसके साथ गया होता, अगर तुमने मुझसे पूछा होता। नहीं पूछा तो ठीक है भाई, क्या करें। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। लेकिन वापस याद दिला रहा हूं, जो लिख लिया है तो अच्छी बात, नहीं तो वापस लिखवा दूं। इफ वाले पोर्शन में हैड V3, दूसरे वाले पोर्शन में वुड हैव V3। वेरी गुड। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। आई मेट द टू गर्ल्स, मैंने दो लड़कियों से मिला, अच्छी बात है। विच आई बिलीव आर आइडेंटिकल ट्विंस। पहली बात तो ट्विंस क्या होता है, ट्विंस होते हैं जो हिंदी में कहते हैं बेड़े से जन्मे हैं, यानी दो बच्चे एक साथ जब मां की पेट से बाहर निकल जाएं उन्हें ट्विंस कहते हैं, हिंदी में जुड़वा कहते हैं। और आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं, जिनकी शक्लें भी सेम होती है।
देखो हम शक्ल अलग वर्ड है, जुड़वा अलग वर्ड है। जुड़वा जनरली उन्हें कहा जाता है जो माँ के पेट से साथ में निकले। हम शक्ल उन्हें कहा जाता है जिन दो लोगों की शक्ल सेम है। अब जरूरी नहीं है कि जुड़वा लोगों की ही हम शक्ल होंगे या जुड़वा हमेशा हम शक्ल होंगे, कोई नियम नहीं, राइट। चलिए साहब, तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है, आर आइडेंटिकल। तो दोस्तों यहाँ पे हु आएगा, हु, जो कि आइडेंटिकल है ऐसा मैं मान रहा हूं, यानी डी हो जाएगा। आई मेट द टू गर्ल्स, मैं उन लड़कियों से मिला। आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, हु आर आइडेंटिकल ट्विंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जी फॉर दिल्ली हो जाएगा। चलिए साहब, ऑल द एलिगेशंस, पहली बात तो एलिगेशंस क्या है? एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं भैया। लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस, जो उनके खिलाफ आरोप लगे थे वो बेसलेस थे, आधारहीन थे, बेस ही नहीं था उनका, कोई ग्राउंड ही नहीं था। दैट मीन्स ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी, मुझे लगता है कोई गलती है ही नहीं भाई। लेवल्ड अगेंस्ट पास्ट है तो प्रेजेंट की जरूरत नहीं आएगी, अगेंस्ट चाहिए, बाकी सब खोटा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, भाई करेक्शन है ही नहीं तो फिर काहे को करूं भाई। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ई हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ देर पहले देखा था ना, मैंने कहा आपको जानबूझ के लेके आया सो दैट ये अब ये आप करो ना, मैं आंसर बताऊंगा ना मैं क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 वापस बन के आया है, आपको सोचना है इसका क्या करना है, मुझे नहीं मालूम। आप आराम से करिए और आंसर ढूंढ लीजिए, नहीं तो रिवाइंड करिए और ढूंढ गए भैया कि मैंने क्या बोला था, मैंने कितनी बार रिपीट किया था ये, आप जानो आपका काम। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपके जिम्मे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। सुमित would have been looked smart in the traditional clothes। दोस्तों एक चीज बता दूं, would have been या have been ऐसा समझ लो, have been के बाद दो चीजें आती है, या तो ing आता है या फिर आता है V3। वापस बोल रहा हूं, have been के बाद या तो आता है V3 या आता है ing आया तो कंटिन्यूअस, और have been प्लस V3 आया दैट मीन्स पैसिव। और यहां हमें पैसिव चाहिए नहीं, हमें तो एक्टिव चाहिए कि यार सुमित अगर ट्रेडिशनल कपड़े पहनेगा तो स्मार्ट लगेगा। तो आप समझिए, वॉज लुक्ड नहीं है, हैड के बाद आईएनजी नहीं होता है, वुड बी लुक्ड का सेंटेंस बनता नहीं है, बस वुड हैव लुक्ड, सिंपल। सुमित अच्छा लग रहा होता, वुड हैव लुक्ड, किसमें? ट्रेडिशनल ड्रेस में। 20 का आंसर हो जाएगा डी। भाई ये तो पैसिव बना रहा है ना, उसको देखा जाएगा, बड़ा अजीब सा सेंटेंस बना रहे हो। हार्डली हैड आई फिनिश, दोस्तों याद कर लो, एक बार मैंने सिखाया है आपको, फिर याद दिला देता हूं। हार्डली और दोस्तों एक दूसरा वर्ड होता है स्केर्सली, स्कार्सली भी कहते हैं कई लोग, स्केर्सली भी कहते हैं कुछ लोग। हार्डली और स्कैर्सली का एक नियम क्या है कि हार्डली स्कैर्सली वाई से एंडिंग हो रहा है, जो ये वाई से दोनों एंडिंग हो रहे हैं ना, ये डब्लू के नजदीक होते हैं, यानी स्कैर्सली और हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। हार्डली हैड आई फिनिश राइटिंग देन द लेटर व्हेन अनिल अराइव्ड, WH, ये रहा देखिए, मैंने अपना लेटर लिखना खत्म किया ही नहीं था कि भैया क्या हुआ, अनिल आ गया। अच्छी बात है, अनिल ने पढ़ लिया होगा बड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और एक बार फिर मैंने कहा था रिपीट क्वेश्चन आएगा। 24 पे भी वही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, अब खुद करना है। मैं इसको बता चुका हूं, समझा चुका हूं, कुछ तो आप भी करेंगे ना बॉस। आगे लेता हूं मैं तो, पीपल आर वेरी सून इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक, जो उनको अच्छी नहीं लगती वो ऐसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पीपल आर टायरिंग नहीं होगा, काम टायरिंग होगा। पीपल टायरिंग कैसे होंगे? पीपल तो टायर्ड हो जाएंगे। ये तो ट्राइड लिखा हुआ है ना, स्पेलिंग ध्यान से देखो, ट्राइड, ट्राइंग, लोग ट्राई कर रहे हैं, अपन भी नहीं करेंगे ट्राई। टायर्ड, पीपल आर टायर्ड वेरी सून, बहुत जल्दी थक जाते हैं जो काम उनको पसंद नहीं आता है। ऐसा ही होता है ना आपके साथ, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्यों? आपको पसंद नहीं है। देखिए दोस्तों, दो चीजें बताऊंगा बहुत सिंपल सी, आप बोर होए चाहे या एप्पल होए, आप एक चीज समझ लीजिए, इसके बिना पार लगना मुश्किल है। तो भैया हुक और बाई क्रुक, रो या हंसो, ये तो पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा, मेरी कोशिश है इतना बढ़िया तरीके से आपको इस एस चांद पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से, इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से एक एक चीज क्लियर करने का मैं अवसर मुझे दिया गया, तो मैंने कोशिश की उसको समझाऊं। बहुत आराम से एंजॉय करते करते एक एक चीज को समझा रहा हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उनको बड़ा ह्यूमिलिएटेड लगा। कैसा? बिकॉज दे रियलाइज दैट दे हैड चीटेड, उन्होंने चीटिंग करी है। नहीं ना भाई, हैड चीटेड, उन्होंने चीटिंग करी। हैड बीन चीटेड, उनके ऊपर चीटिंग हुई। तो उनको देखो, शर्मिंदगी कब लगेगी? ह्यूमिलिएशन यानी शर्मिंदगी कब लगेगी? जब वो चीटिंग करेंगे या उन पे चीटिंग होगी? उन पे चीटिंग होगी ना। हैड बीन चीटेड, हैड बीन चीटिंग नहीं, हैड बीन चीटेड। ये रहा साहब, बी पे देखिए, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, लेकिन ये प्रेजेंट का है। पास्ट में चाहिए हैड बीन चीटेड। क्वेश्चन नंबर 29 का बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा भाई। आई एम सॉरी, मैं तो भैया माफी चाहता हूं। क्यों चाहता हूं? बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से, मैं तो बिलीव करता ही नहीं हूं जो तुम कह रहे हो। तो मुझे लगता है सब कुछ सही है, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट कर दो ना भाई। सेंटेंस एकदम ओके। आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव, मैं तो बिलीव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो मत कर भाई। यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त कर दिया हमने। बेसिक चीज आपको बता दूं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत सिंपल सी बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको करना क्या है। आपको बुक उठानी है, क्वेश्चन उठाना है, समझना है, नहीं समझ आए वीडियो स्टार्ट करना है। एक बार के लिए जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए ना, एक बार लास्ट तक कर जाओ। आपको समझ आएगा कौन कौन सी थ्योरी पार्ट का कौन कौन सा पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले लिए हैं आप लोगों के लिए, बाकी जो बच जाते हैं आप करिए। और मजे की बात बताऊं दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बुक जब आप परचेज कर रहे थे, स्टार्टिंग में एक स्कैनर कोड था, मैंने कहा था कि इस बुक का बेनिफिट यह है कि जहां भी जरूरत लग रही है सोल्यूशन की, वहां इस बुक में सोल्यूशन है। जैसे इस बुक में, इस चैप्टर में हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने से क्या, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सोचा और जो एक्चुअल आंसर है, रीजन भी सेम है कि नहीं है। तो इसके सोल्यूशन है, इसलिए चिंता करने की जरूरत है। बस आपको जितना मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट उसे एक बार कंप्लीट कर लो भाई। चलिए साहब, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अच्छा, प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेता हूं मैं। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस एक चीज मैं भी कह रहा हूं जो आप नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। चैनल आपका एस चांद अकेडमी, इतने सारे वीडियोस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, अच्छे वीडियोस कहां से लेंगे आप? एस चांद अकेडमी के इस चैनल से। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और उसके बाद एक बहुत सिंपल सा काम करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आगे भेज दो भाई, बहुत सारे लोग हैं, आप भेज दो सबको, आपके फ्रेंड्स हैं। चलिए सर, प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सीइंग में बी बिलीविंग, यानी जो देख रहे हैं वो हम मान रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग आर नहीं आएगा। देखो काम खत्म हो गया, अंडरस्टैंडिंग इज आ जाएगा। डेफिनेटली नोइंग, जो देख रहे हैं वो मान रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वही हम जान रहे हैं। सिंपल लाइन हो गई ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी हो जाएगा। अब कुड बी और टू कैसे लगाऊंगा, जरा सोचो आप। सिंपल सा है, वहां में भी लगा हुआ है, यहाँ पे इज लगा दिया हमने। देयर आर सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, क्या है, दैट आर सर्वाइव इन। अब देखो, आर के बाद सर्वाइव नहीं आ सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता आर के बाद। तो किसके बाद कर सकता है? हैव के बाद V3 चाहिए। वर के बाद नहीं कर सकता, क्योंकि वर करना होता तो आर ही कर देता। अच्छा, मजे की बात, बैक्टीरिया बहुवचन है, आर या वर जैसा ही कुछ आता है, बट यहाँ कुछ नहीं आएगा। सर्वाइव चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस्ट आंसर इज कैन आ जाएगा। दैट कैन सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी जिंदा रह जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं बॉस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हंड्रेड्स गैदर्ड, सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, टू अवेट द बॉक्सर्स अराइवल, टू अवेट द बॉक्सर्स। दोस्तों देखो, अवेट आने के बाद फॉर की भी जरूरत नहीं है, वेट आएगा तो फॉर की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इसमें जरूरत ही नहीं है किस चीज की, इंप्रूवमेंट की। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम क्लियर हो गया है, अवेट आया है, फॉर नहीं आता है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर, 1 घंटे पहले नहीं जम गए। अरे 1 घंटे पहले की बात कहां से आई? हम तो कहना चाह रहे हैं 1 घंटे में, अब जो 1 घंटा है ना उसमें तो नहीं उगेगा, उसके बाद उगेगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना भाई। तो इन एन आवर ऐसा कुछ है क्या? ये देखिए, राइज की जरूरत नहीं है, राइज, द सन विल नॉट राइज इन एन आवर, 1 घंटे में नहीं उगता भैया, टाइम लगता है उसको। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो बॉम्बे हो जाएगा। What does agonize me most? अब देखिएगा, इस पूरे वाक्य को पढ़ो, पहले तो ये समझो कि क्या ये प्रश्न है, क्या ये इंटेरोगेटिव है जिसके लिए हम इंटेरोगेटिव के रूल लगाएं।
क्योंकि इंटेरोगेटिव अगर होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेता है, इंटेरोगेटिव अगर होता है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, ये तो एक बात है। दूसरी बात, हर वो क्वेश्चन जो व्हाट से शुरू हो वो इंटेरोगेटिव हो जरूरी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भैया व्हाट एगोनाइजेज, ये देखिए व्हाट एगोनाइजेज मी मोस्ट इज नॉट दिस क्रिटिसिज्म, मुझे इस क्रिटिसिज्म से गुस्सा नहीं आता है, बट द ट्रिवियल रीजन बिहाइंड इट, जो ये तुच्छ छोटे मोटे रीजन देते हैं ना, वो गुस्सा दिलाते हैं, एगोनाइज करते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जरा देखें। सिंसियरिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, यानी जो आप गंभीरता लाते हैं ना उसकी सदा प्रशंसा होती है। एकदम सही है, कोई एरर ही नहीं लग रही तो मैं काहे को लगाऊं भाई, काहे को एंजॉयड लगाऊं, एनहांस लगाऊं, वेटेड लगाऊं, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज सी फॉर कैट। और हैंडपंप इज वेरी इजी टू वर्क, हैंडपंप है ना बहुत आसानी से काम करता है, अच्छी बात है साहब। एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस, और हर घर में उसकी फिटिंग हो सकती है। तो सही तो लग रहा है भाई, आप हैव फिटेड कैसे लगा लोगे, हर घर में हुआ नहीं हुआ, पैसिव बना नहीं सकते। सिंपल बात कह रहा है ना, हैंडपंप आसान है, हर घर में लगाओ, मजे करो। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा झटका लगा। कैसे लगा? बाय द मोस्ट रुथलेस मर्डर। दोस्तों रुथलेस क्या होता है? रुथलेस पहले तो ये समझ लें, रुथलेस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, यानी निर्दयी पूर्ण। तो ये निर्दयी पूर्ण है, उसको शॉक क्यों लगेगा? निर्दयी पूर्ण है तो डर जैसा बैठेगा ना, तो ग्रूजम हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ग्रूजम। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट ग्रूजम, ग्रूजम का मतलब भयावह, बड़ा बड़ा ही गंदा वाला, मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकता वैसा, क्योंकि ये होता है आपका रुथलेस। रुथलेस का मतलब होता है निर्दयी, और उसको देख के शॉक नहीं होंगे, लेकिन ग्रूजम होंगे तो शॉक जरूर हो जाएंगे। तो 15 का हो जाएगा सी। दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी। अब यहां सुनना मेरी बात को, मजे की बात है, मैथ्स की फॉर्मूला लगाते हैं कि भैया यहाँ पे बी के साथ कैन नॉट और हैव नॉट कॉमन ले लिए, लेकिन अब आप सोचो जरा, हैव नॉट के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है बॉस। तो आप क्या करोगे, यहाँ थर्ड फॉर्म अलग लगा दो, यहाँ सेकंड फर्स्ट फॉर्म अलग लगा दो। हैव नॉट एंड, ये देखो ये देखो ये रही, बाकी किसी में है ही नहीं। हैव नॉट बीन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म मिल गई, हैव, भाई हैव को V3 चाहिए, ऐसे दो या वैसे दो, कैसे भी दो। वापस सुन लो, हैव को V3 चाहिए, तो जब चाहिए तो भैया दो ना, ये क्यों छोड़ रहे हो? तो हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, कैन को भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कैन को चाहिए फर्स्ट फॉर्म, हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, दोनों ही दे दिए। 16 का आंसर सी हो गया। क्या कह रहा है ये? गुड बुक्स ऑफ द कोच बिकॉज दे लैक डिसिप्लिन। वो तो कभी अपने ना तो हैं ना कभी हो सकते हैं हमारे कोच के अच्छी किताब में। अच्छी किताब मतलब उनको उनके उनके प्रति बहुत पॉजिटिव सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर। चलिए सर, 18 कह रहा था लूर। लूर का नाम सुना है दोस्तों? लूर ये एक पेरिस का बहुत बड़ा म्यूजियम है। खास बात पता है, मोनालिसा का नाम सुना होगा। मोनालिसा की एक्चुअल पेंटिंग जो है इस लूर में। तो ये कह रहे हैं भैया द लूर अ म्यूजियम नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड ना, ये तो बहुत कोई बेसिक सेंटेंस हो गया। ग्लोबली नोन नहीं, ये भी नहीं हुआ। वर्ल्ड रेनाउंड, रेनाउंड पर्सनैलिटी होती है भैया, म्यूजियम थोड़ी होता है। अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, यस भाई लूर अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम इज इन पेरिस, पेरिस में है। और पेरिस के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड भी समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते अगले एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए देखें यहाँ पे क्या है। She is annoying that her father had not accepted her suggestion. She is annoying. She is annoying का मीनिंग क्या है पता है आपको? She is annoying का मतलब है वह चिड़चिड़ी है। अरे वह चिड़चिड़ी नहीं है, वो तो परेशान हो रही है। She was annoyed, ये ठीक है, हमने इसका पैसिव बना दिया। She was annoyed, वह परेशान हुई। क्यों हुई? That her father had not accepted her suggestion. उसके पापा ने उसका सुझाव नहीं मांगा। नहीं माना तो नहीं माना ना यार, आप जो सारे सुझाव तो माने जरूर, थोड़ी चिड़चिड़ा होने की कहां जरूरत है। चलो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा। माई फादर हैज बीन एडवाइज्ड, मेरे पिताजी को एडवाइस दी गई। हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म इज पैसिव,
फादर ने एडवाइस नहीं दी है, सुनना ध्यान से, मेरे पापा ने कोई एडवाइस नहीं दी, मेरे पापा को एडवाइस मिली है, ये कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग। अब ध्यान से देखिए, जब भी स्मोकिंग को कम करने की बात आती है, रिड्यूस नहीं करते आप, कट डाउन करते हैं। दोस्तों ये देखिए, कट डाउन वर्ड लिखा हुआ है, द फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू कट डाउन स्मोकिंग। लिसन अटेंशन। अब लिसन अटेंशन क्या होता है? लिसन एक वर्ब है, वर्ब को चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब आमतौर पे बनते हैं एलवाई वाले, यहां पे ये रहा एलवाई वाला। लिसन अटेंटिवली, भैया सचेत होकर, जागरूक होकर, बात को चौकन्ना होकर सुनना, टू व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ फेलियर एट आर्ट, वह तो आर्ट में बहुत बड़ा फेलियर था, असफल था। बट हिज लास्ट पीस, लेकिन जो उसका लास्ट पीस है ना, सो ब्यूटिफुल दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट। इतना ब्यूटीफुल था कि किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भैया ये उसने पेंट किया है। तो सही है ना भैया, सो दैट का यूज लिया है, काहे कुछ करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, दैट इज अ फाइनल आंसर। और इसी तरीके से तो समझना है आपको, आई विल बाय द हाउस, मैं घर खरीदूंगा, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कहां यूज लेते हैं? प्रोवाइडेड वहां यूज लेते हैं जहां पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो, प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड, अगर वो साउंड है तो भैया लेना है मुझे। फिर से नो एरर है, अरे भाई नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। द अमाउंट मल्टीप्लाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का वैसे भी हम लोग प्रयोग करते हैं, कुछ समय के बाद, कुछ समय से, अगर ये लगातार चल रहा है उसे ऐसा ही कहा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो इंप्रूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी, स्टूडेंट कॉलेज अथॉरिटी से मिले। अब वो एक इंसान है ना, इंसानों के लिए हु लगाना है, सिंपल सा रूल है, हुम नहीं आएगा, विच नहीं आ सकता, हु अलाउड देम टू सिट एट द एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज अथॉरिटी से मिले, जिन्होंने उन्हें अलाउ किया कि भैया एग्जाम में बैठ जाओ। सो 19 का डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। 21 द वर्कर्स आर वेरी डिटरमाइंड, जो वर्कर्स है ना बहुत डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड का मतलब क्या? डिटरमाइंड का मतलब है दृढ़ निश्चय, यानी कि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर रखा है, क्या कर रखा है? ऑन फाइटिंग फॉर देयर ड्यूज, कि भैया वो अपना काम करवा के रहेंगे। अगर मुझे इसे इंप्रूव करवाना है तो डिटरमाइंड से बेटर होएगा दोस्तों आर हेल बेंट। हेल बेंट का मतलब है हिलेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बस हम तो ये काम करवा के रहेंगे, हम तो अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे, हम तो अपना काम करवा के रहेंगे, व्हाटएवर हम जो चाहते हैं वो होके रहेगा। यानी 21 का आ जाएगा ए फॉर एप्पल। एजुकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों इंस्ट्रूमेंट, अब सोचो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कोई आपको लड़ाई थोड़ी लड़नी है। फॉर मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ द यंग, जो आज का यंग जनरेशन है उसके चरित्र का निर्माण करने के लिए, एक नया करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट की जगह बेटर वर्ड है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट रादर देन स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे पावरफुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। इन द पार्टी, पार्टी में क्या हुआ? शी स्पोक टू मी, मुझसे बात करी, कैसे? वेरी फ्रेंडली। दोस्तों वेरी फ्रेंडली बात नहीं करी, फ्रेंडली मैनर में बात करी, इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, क्योंकि इन आएगा मैनर के लिए, अ आएगा वेरी के लिए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है। ये देखिए साहब सी नंबर में लिखा हुआ है, पार्टी के अंदर उसने मुझसे बात करी इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। मैनर के लिए फ्रेंडली लगा रहे हो आप, ये ध्यान रखना, इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। अच्छा एलवाई का एक मजा बता देता हूं मैं आपको, एडवर्ब एलवाई से बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ एडवर्ब बन जाएंगे, लेकिन कुछ जगह पे नाउन में एलवाई लगाओ एडजेक्टिव बनता है। सुनना मेरी बात, नाउन में एलवाई लगाओ एडजेक्टिव बनता है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये फ्रेंडली मैनर यहां पे एडजेक्टिव है मेरे भाई। फ्रेंडली मैच नहीं होते, मैच नाउन नहीं होता, नाउन के एडजेक्टिव नहीं लगता। सोचो जरा, आपको बता दूं फ्रेंड एक नाउन है, एलवाई लगाया एडजेक्टिव बन गया। एग्जांपल दूं एक और, लव एक नाउन है, लवली पिक्चर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो कुछ जगह पे ऐसा होगा, नाउन में एलवाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनेगा,
वर्ब के लिए अगर आपको एडवर्ब चाहिए तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़े हम 29 की तरफ। दे हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग, अच्छा इसमें बोल्ड ही नहीं है, हो सकता है कुछ गलती हो गई है, लेकिन स्टिल हम समझ सकते हैं कि भाई फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग की जगह कुछ आएगा ना, तो दे हैव स्टॉप्ड, अब फ्रॉम की जरूरत कहां है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टिंग लगाओ। दे हैव स्टॉप्ड कंस्ट्रक्टिंग, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना ही रोक दिया न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग्स का, तो 29 का सी हो जाएगा। चलिए साहब, आनंद हैज द गट्स, आनंद के गट्स हैं क्या, टू राइज फ्रॉम द ओकेजनल। दोस्तों राइज फ्रॉम द ओकेजन नहीं होता है, ये एक तरह का फ्रेज है, टू राइज टू द ओकेजन, यानी किसी मुसीबत के समय डट के खड़े हो जाना। राइज टू है क्या कहीं ऑप्शन में, ये रहा देखिए, सी इसका आंसर हो जाएगा, हैज द गट्स टू राइज टू द ओकेजन एंड कम आउट सक्सेसफुल, और सफलता हासिल करना, सफल बन के बाहर आना। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी। 5 years ago today, 5 साल पहले आज के दिन क्या हुआ, 5 साल पहले, अरे भैया पास्ट में जाओ ना, वॉज सेटिंग हो जाएगा, हैव बीन गलत हो जाएगा, सैड गलत हो जाएगा, इतना इजी है, बस क्या करना है, 5 साल पहले यानी पास्ट, पास्ट में ये काम हो रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस। 5 years ago today, आज क्या हो रहा था, आई वॉज सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार, मैं तो एक छोटी सी जापानीज कार में बैठा था, बहुत अच्छी बात है, ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन, पोलैंड से क्रॉस करते हुए बर्लिन में जा रहा था, तो जाओ भाई किसने रोका है आपको। 34 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। द कस्टम ऑफ मेनी सेंचुरीज अगो ऑरिजिन इज स्लो, बड़ा अजीब सा सेंटेंस नहीं बन रहा है ये, कस्टम ऑफ मेनी सेंचुरीज अगो ऑरिजिन इज स्लोली डिसअपियरिंग, हम कुछ और कहना चाह रहे थे, द कस्टम विच वॉज ओरिजिनेटेड अगो मैनी, नहीं ये भी नहीं होगा, द कस्टम विच ओरिजिनेटेड, ये देखो ये रहा, ये होता है सेंटेंस को देखते ही समझने की बात, कस्टम विच ओरिजिनेटेड मेनी सेंचुरीज अगो, जो कि जन्म लिया है कई शताब्दियों पूर्व, इज स्लोली डिसअपियरिंग, वो धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है भाई, अभी तो कस्टम है, चल गए तो बढ़िया, नहीं चले तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ही स्टेड बैक, वह पीछे रुका आपके लिए, क्यों, सो दैट ही कैन लुक, अब देखो स्टेड बैक पास्ट है ना भाई, पास्ट में जाओ, he would look as if he was unaware of the entire incident, वो पीछे रुका, क्यों रुका, he would look, ऐसा लगेगा, if he was unaware of the entire incident, उसको तो ध्यान ही नहीं था कि पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्यों, स्टेट बैक पास्ट है तो ये पास्ट आएगा ना, मे प्रेजेंट में, विल फ्यूचर में आ ही नहीं सकता, काम खत्म। 38 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। द थ्री मस्किटियर्स, ये तो आपने सुना होगा ना, एक किताब का नाम है थ्री मस्किटियर्स, तो ये कह रहा है द थ्री मस्किटियर्स हैव, अच्छा हैव कैसे आ जाएगा, अरे भाई मस्किटियर्स इंसानों के नाम नहीं बोल रहे, ये पूरा के पूरा एक किताब है, किताब है तो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा तो हैव, आर सब खत्म, हैज बीन रिटन बाय ड्यूमस, ड्यूमस के द्वारा लिखी गई है, तो अच्छी बात है भाई। 44 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 भी खत्म हो जाता है, एक एक करके एक एक क्वेश्चन को समझ के हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं आप ही लोगों के साथ में। तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 4 चल रही है, ध्यान रखिएगा, 4 है ना भाई। प्लेसिंग अ तलिस्मान और लकी चार्म, तलिस्मान होता ना कोई ऐसे तिलिस्म जिसको हिंदी में कहते हैं, कोई ना कोई जादू की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई तांत्रिक वाला जादू समझ लें आप, तो कोई भी समझ लें। और लकी चार्म कहां पे रखना है, ऑन द डोर, या तो डोर पे रख दो, और नियर द थ्रेशोल्ड कैसे आ जाएगा भाई, डोर पे रख लो या डोर वे पे रख लो भाई, या तो दरवाजे पे रख लो या दरवाजे के रास्ते में रख लो, यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, एंट्रेंस ओपनिंग की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहा है इज नॉट मियर सुपरस्टिशन, ये केवल सुपरस्टिशन नहीं है, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, ये कह रहा है कि अंधविश्वास नहीं है, तो क्या है वो, तो ये सेंटेंस बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा बॉस। एवरी वन ऑफ, दोस्तों मजे की चीज है, आपको समझने की बात है, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, एवरी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, वापस सुन लीजिए, ईच के बाद सिंगुलर ऑलवेज, ईच के बाद सिंगुलर ऑलवेज, ईच ऑफ के बाद प्लूरल ऑलवेज, ईच ऑफ के बाद प्लूरल ऑलवेज, एवरी वन ऑफ के बाद प्लूरल, दीज गर्ल्स, भैया मेरे गर्ल्स भी बहुवचन है, तो दिस कैसे आ जाएगा, दीज हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है यार, एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स इज ब्यूटीफुल।
हर लड़की जो है सुंदर है भाई, इन लड़कियों में से हर लड़की सुंदर है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, द ट्रिब्यूनल हैज पोस्टपोन द हियरिंग टू 15 दिसंबर। देखो, कोर्ट होता है एडजर्न और हियरिंग होती है पोस्टपोन, और वो भी किसी ने करी है। द ट्रिब्यूनल हैज पोस्टपोन, ट्रिब्यूनल क्या एक तरह से कोर्ट ही है, उसने हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, द कोर्ट हैज बीन एडजर्न्ड, ऐसा आता कोर्ट एडजर्न हो गया है तो फिर मान लेते शायद हम। चलिए, वन ऑफ माई नेबर्स, ये तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विल सेल हिज हाउस, अपना घर बेचेगा। हु इज गोइंग अब्रॉड, कहां घर जा रहा है क्या भाई? हु के पहले घर है तो घर थोड़ी जा रहा है अब्रॉड, कुछ और करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे विल हु नहीं है तो गड़बड़ी है। वन हु इज गोइंग अब्रॉड नहीं, वन ऑफ माई नेबर्स हु इज गोइंग अब्रॉड विल सेल हिज हाउस। सिंपल सी बात है, मेरा एक नेबर्स में से एक है जो कि अब्रॉड जा रहे हैं, वो अपना घर बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी फॉर कैट। दे सैट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स रिमेनिंग इन द वाटर। कई बार आपने देखा होगा ना, रिवर बैंक, रिवर बैंक का मतलब है नदी के किनारे बैठ जाते हैं, पैर जो है वो न पानी में डूबे रहते हैं, तो उसके लिए रिमेनिंग नहीं आता दोस्तों, वो तो लटके हुए रहते हैं ना। डैंगलिंग एक वर्ड है अगर होगा तो, ये लीजिए साहब, पैर कोई स्विमिंग नहीं कर रहे थे, पैर कोई धो नहीं रहे थे, पैर डैंगल कर रहे थे, यानी लटके हुए थे, सस्पेंडेड थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, डैंगलिंग। चलिए साहब, आई सेट डाउन ऑन द बेंच, यहां तक ठीक है। सो लुक एट द ट्रॉफी, ये भी ठीक है। आई वॉन नहीं, आई हैड वॉन, जो मैंने जीती थी पहले। भाई ये तो पहले जीती थी ना, उस समय सब थोड़ी हुआ था। सो आई सेट ऑन द बेंच टू लुक एट द ट्रॉफी आई हैड वॉन एज अ प्राइज, जो मैं जीत चुका था। 14 का ए हो जाएगा। रजनी अननेसेसरली पिक्ड अप अ क्वेरल। पिक्ड अप तो कोई चीज उठाने के लिए आता है, क्वेरल अगर झगड़ा शुरू किया है तो पिक्ड अ क्वेरल आता है, अप की भी जरूरत नहीं है। रजनी अननेसेसरली पिक्ड अ क्वेरल विद कशिश, उसने बिना मतलब के कशिश से लड़ाई शुरू कर दी। पिक्ड अ क्वेरल यानी अप भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 26 का आंसर है हमारे पास सी। 29 कह रहा है दोस्तों, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज ड्रॉप्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर चुकी है शार्पली, बहुत तेज, दिस मंथ, इस बार। दो इट में ओनली बी टेम्पररी, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी हो, ऐसा हो सकता है। सही एकदम। अरे सेंटेंस में करेक्शन की रिक्वायर भी नहीं है। ये कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत तेज गिर गई है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी हो सकती है। कौन? ये नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 29 में नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आंसर इज ई फॉर एलिफेंट। इन अकॉर्डेंस, दोस्तों ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इन अकॉर्डेंस विद, या तो होता है अकॉर्डिंग टू या होता है इन अकॉर्डेंस विद, यानी इन अकॉर्डेंस विद योर इंस्ट्रक्शंस वी हैव रेमिटेड द अमाउंट इन द बैंक। भाई तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमने क्या किया, पैसा दे दिया तुमको। तो 30 का आंसर आ जाएगा विद। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंपल पर्सन, ये बहुत मुश्किल है एक सिंपल पर्सन के लिए, टू सी थ्रू हर आर्टिफिशियल स्कीम्स नहीं होती दोस्तों, आर्टफुल स्कीम्स। सी थ्रू द आर्टफुल स्कीम्स का मतलब समझ आता हूं मैं। देखो, आर्टिस्टिक एथेस्टिक्स तो मतलब ही नहीं है। आर्टफुल स्कीम्स का मतलब है उसने कुछ आर्टफुल चीजें बनाई, लेकिन वो क्या कहना चाह रही है। सी थ्रू अ स्कीम का मतलब होता है कि वो जो आर्ट है ना, एक्चुअल क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है। जब उसको समझना है तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। 34 का बी। नेवर हैज द इनएडिक्वेसी ऑफ पुलिस, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस की अपर्याप्तता बीन इन अ क्लियरर फोकस। दोस्तों क्लियरर फोकस या शार्पर फोकस, फोकस एकदम शार्प होता है, क्लियर नहीं होता। देन द कम्युनल वायलेंस दैट फ्लेयर्ड अप रिसेंटली, मतलब इस बार ऐसा लगा, इससे पहले कभी नहीं लगा, जब यहां पे कम्युनल वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक हिंसा जब भड़की, तब ऐसा लगा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं लगा कि क्लियर शार्प फोकस नजर आया कि बॉस कमी है पुलिस वालों की, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। बीइंग वर्कड फॉर की जगह दोस्तों हैविंग वर्क आना चाहिए। बीइंग तो खुद के लिए आता है, खुद ऐसा बन गए, नहीं, करते हुए। हैविंग वर्क फॉर द होल डे है कहीं, ये रहा। हैविंग में आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इनबिल्ट है। हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू शुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड द वर्क टुमारो। भैया कुछ पूरे दिन के लिए काम करने के साथ साथ
यू शुड हैव टेकन सम रेस्ट, कुछ रेस्ट भी ले ली होती और फिर काम कल शुरू कर दिया होता। 37 का बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। मैनी अ मैन, दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं आपको मैनी अ मैन का। मैनी के बाद सेंटेंस प्लूरल रहता है, मैनी अ के बाद सिंगुलर होता है। वापस सुन लीजिए, मैनी के बाद सेंटेंस प्लूरल। सेंटेंस प्लूरल से क्या मतलब है दोस्तों? उसके बाद जो नाउन लगा रहे हो वो प्लूरल, उसके बाद जो वर्ब लगा रहे हो प्लूरल, सब प्लूरल है। और मैनी अ के बाद सब कुछ सिंगुलर है, यानी मैनी अ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब कुछ सिंगुलर, यानी मैनी अ मैन हैज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि दोनों का मीनिंग, तो दोस्तों दोनों का मीनिंग सेम है। मैनी लगाओ मैनी अ लगाओ, दोनों का मतलब है बहुत सारे। मैनी लगाओ मैनी अ लगाओ, दोनों का मतलब बहुत सारे। तो फिर और डिफरेंस क्या आया? कई लोग बोलते हैं दो बहुत सारों में से एक, बड़ी सब बेकार की बातें हैं। मैनी अ होता है एक एक करके, लेकिन बहुत सारे। मैनी आता है जब बहुत सारे एक साथ होते हैं। वापस सुनिए, मैनी एक साथ बहुत सारे, मैनी अ एक एक करके, और अब बहुत सारे हो गए। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल बहुत सारी बार देता हूं कि सचिन तेंदुलकर हैज वॉन मेनी अ ट्रॉफी इन हिज करियर। ट्रॉफीज नहीं, ट्रॉफी इन हिज करियर। अपने करियर में बहुत सारी ट्रॉफी जीती है सचिन ने, एक साथ थोड़ी जीती है, अलग अलग जीती है, और अब पूरा घर भर गया भाई। सो 40 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो दोस्तों यहां हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहां पे हम एंड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन के एंड पे। सारे क्वेश्चन हमने जो चाहे वो करा दिए। अप्रोक्सीमेटली 45-50 क्वेश्चन हमने इस शीट में करवाए हैं। आपसे एक ही अनुरोध है, बहुत सिंपल सा निवेदन है, एक बहुत सिंपल सा रिकमेंडेशन है, एक सिंपल सा ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, कुछ भी समझ लें आप। आपको तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए जो ढीलापन आप लोग कर रहे हैं ना, नहीं चलेगा। आपको एक एक चीज का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए। और स्पेशली दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं आपको, बुक के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? इसके लिए आप समझिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको एरर भी फाइंड आउट हो जाती है, ग्रामर भी क्लियर हो जाता है, और सही कैसे करना है वो भी हो जाता है। कुल मिला के डबल फायदा है। एरर भी ढूंढो और उसको सही भी करो, तो इससे डबल फायदा मिल रहा है आपको। एरर, कॉमन एरर भी मिल रहा है और सेंटेंस को इंप्रूव करना मिल रहा है। इस चैप्टर को और बेहतर करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो दोस्तों जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे से पढ़ लें। दूसरा दोस्तों जो मैंने अभी थ्योरी करा है उसको अच्छे से वीडियो देख लें। और तीसरा दोस्तों जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, उन्हें कर डालें अच्छे से। और मैंने आपको क्या कहा, जहां रिक्वायर्ड है वहां आपको सोल्यूशन गिवन है, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से कर डालो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मत रखो। बस आज इतना ही कहेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। एक चीज जरूर कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। भाई ये चैप्टर तो आप स्कैन करके ले लोगे, और बाकी जो चैप्टर्स, बाकी जो वीडियो सॉल्यूशंस, बाकी जो और कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो, वो कहां से लेंगे? उसके लिए बहुत जरूरी है सिर्फ एक छोटा सा काम करना। आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये काम करना ही पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना पड़ेगा अच्छे से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि बहुत शानदार वीडियो सॉल्यूशंस हैं। तो डेफिनेटली आप को भी कुछ अच्छी चीज वो भी बताएंगे। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा लिए चलते हैं एंडिंग पे कि भैया बहुत अच्छा है, तैयारी करिए अच्छे से। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।